दुनिया ऑलरेडी अपने 80% फॉरेस्ट को खो चुकी है और हम लगातार 375 किलोमीटर एरिया के फॉरेस्ट को हर रोज खो रहे हैं। और जिस रेट से हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, हर 10 सालों में 5 से 10% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं और हर घंटे 1692 एकड़ की प्रोडक्टिव लैंड डेजर्ट बन जाती है। तो ये समझते हैं कि कैसे इंसान अर्थ को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं और इन सब की शुरुआत कैसे और कब हुई और कैसे हम अभी भी अर्थ को बचा सकते हैं। Change organisations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. 4.5 बिलियन साल पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट फॉर्म हुआ जिसे अर्थ के नाम से जाना जाता था। ये लाइफ की अनगिनत फॉर्म्स का घर था, सबसे छोटे माइक्रोब से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक जो उसकी सतह पर रहा करते थे। लेकिन एक ऐसी चीज जो कि अर्थ को सबसे स्पेशल बनाती है, वो है इसका नेचुरल इकोसिस्टम, जो लाखों सालों से लाइफ को संभालता आ रहा था। जैसे हमारे माँ बाप हमें संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, वैसे ये इकोसिस्टम एक ड्रामे की मंच की तरह था, जहाँ पर हर एक स्पीशीज अपना रोल निभा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स इस इकोसिस्टम की फाउंडेशन यानी कि इसका आधार थे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे और हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि जो घास फूस खाते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करते थे। और हर्बीवोरस का शिकार कर अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने वाले कार्निवोरस भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा थे। लेकिन ये इकोसिस्टम सिर्फ बड़े जानवरों की देन नहीं था, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन अनगिनत जीवों का भी था जो कि मिट्टी, पानी और हवा में रहते थे। लाखों सालों तक इकोसिस्टम का ये नाजुक बैलेंस बना रहा और अर्थ पर लाइफ फलती फूलती रही। लेकिन फिर कुछ भयानक होने वाला था। इंसान जीवन के इस नाटक में एंटर कर देते हैं और इकोसिस्टम को भयानक तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया, हवा और पानी को पोल्यूट कर दिया और एक्सटिंक्ट होने वाले जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नेचर का नाजुक बैलेंस डगमगाने लगा और इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। दोस्तों, है कहावत याद आती है, गाँव बसाने ही लुटेरे पहले ही आ गए। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस हैं जो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर शामिल है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स के डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल लिमिट से ज्यादा यूज करने की वजह से होता है। ये इकोसिस्टम के नाजुक बैलेंस को अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारे खाने, पानी की क्वालिटी और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने और डिफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को काटने जैसी एक्टिविटीज की वजह से होता है। ये टेम्परेचर और सी लेवल के बढ़ने और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का कारण बनता है, जिसके कारण फूड और वाटर की कमी हो जाती है और कई बार लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जब कहीं बाढ़ आती है तो लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़ देते हैं और किसी सेफ जगह की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, तूफान, बाढ़ और जंगल की आग जैसे नेचुरल डिजास्टर्स इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन से और भी खतरनाक हो जाते हैं, जो एक बड़े डिस्ट्रक्शन और इकोनॉमिक डैमेज का कारण बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कहीं भूकंप आता है तो चारों तरफ तबाही मच जाती है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और घर सब तहस नहस हो जाते हैं और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, अक्सर क्लाइमेट चेंज के इन कंसिक्वेंसेस से उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। इसमें गरीब कम्युनिटीज और आदिवासी जैसे लोग शामिल हैं। दोस्तों, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वो होती हैं जिन्हें सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती, और जब भी सोसाइटी पर कुछ खतरा आता है तो इन कम्युनिटीज को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसे ऐसे समझिए कि आपकी क्लास में एक नया बच्चा आता है जो कि चाइनीज में बात करने लगता है, तो सभी बच्चे उससे दूरी बनाने लगेंगे और उसे ऐसा फील कराएंगे कि भाई तू हमसे अलग है। और जब उसे किसी की मदद की जरूरत होगी तो उसे सबसे ज्यादा परेशानी होगी। और ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को साफ पानी, सफिशिएंट फूड और हेल्थ केयर जैसी फैसिलिटीज ठीक से नहीं मिल पाती और अक्सर वो अपने लाइवलीहुड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जो ट्राइब्स होते हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए टोटली नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड होते हैं और वो बाहरी दुनिया से भी नहीं जुड़े होते, इसीलिए वो इंस्टाग्राम पर मुजरा करना भी नहीं जानते। चलो, ये तो अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब जब इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं तो इनके कंसिक्वेंसेस भी पूरे प्लेनेट को ही झेलने पड़ेंगे। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही रिसोर्सेज को लिमिट से ज्यादा यूज करते रहे और ग्रीन हाउस गैसेज जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करती है उनके एमिशन को कम नहीं किया तो इसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कुछ ऐसे इम्पैक्ट जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि तूफान, बाढ़ और जंगल की आग, जिसके कारण लाइफ, होम और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हो सकता है। क्लाइमेट और वेदर पैटर्न में बदलाव के कारण फूड और वाटर की कमी, जिससे क्रॉप फेलियर और पानी की कमी से अकाल पड़ सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स, सी लेवल का बढ़ना और बाकी क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स के कारण
बहुत सारे लोगों का एक साथ पलायन करना, यानी कि जब बहुत सारे लोग एक जगह से माइग्रेट होकर कहीं और जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपना घर बार होते हुए भी रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ता है। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज का और बढ़ जाना, क्योंकि सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोग ऐसे डिजास्टर्स में अमीर और ताकतवर लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोरोना के टाइम पर जो अमीर लोग थे वो अपने घर पर मजे से रह रहे थे, सभी ऐशोआराम का मजा ले रहे थे और इंस्टाग्राम पर कच्चा बादाम पर रील बना रहे थे। लेकिन वही एक मजदूर जो कि काम पर भी नहीं जा पा रहा था, उसे ऐशोआराम तो दूर अपने परिवार का पेट भरना ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। हमारी आने वाली जनरेशन पर इन सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और अगर हमने समय रहते सही स्टेप्स नहीं उठाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी बर्बादी के लिए हमें कोसेगी। एंड आई नो हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। किसी महान पुरुष ने कहा है, जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सोल्यूशन भी जरूर होगा, बस जरूरत है तो इंटरनेट की, जिससे आप साइंस पैराडॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज को ठीक करने के लिए कई सारे सोल्यूशन हैं। उनमें से कुछ सबसे बेहतर सोल्यूशन ये रहे: स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ खुद को शिफ्ट कर कार्बन एमिशन को कम करने और क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिल सकती है। ये सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल तक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है और एक दिन खत्म भी हो जाएंगे। रिड्यूसिंग प्लास्टिक कंजप्शन, प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हम रियूजेबल बैग्स, प्लास्टिक बोतल और कंटेनर्स को यूज कर प्लास्टिक वेस्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर सकती है या फिर उन पर भारी टैक्स लगा सकती है, जिससे उनका यूज कम हो जाए। हालांकि प्लास्टिक के जो अल्टरनेटिव्स हैं, उनके भी इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उनके प्रोडक्शन से कार्बन एमिशन का बढ़ना। प्रोटेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड और ओशन जैसे नेचुरल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करके क्लाइमेट चेंज को कम करने और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में काफी मदद मिल सकती है और गवर्नमेंट भी प्रोटेक्टेड एरियाज को एस्टेब्लिश कर सकती है। दोस्तों, प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरियाज होते हैं जिन्हें उनकी नेचुरल, इन्वायरमेंटल या फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस की वजह से प्रोटेक्ट किया जाता है कि उसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व प्रोटेक्टेड एरियाज के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को, गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेशंस को एक साथ काम करना होगा। अब हम लोग अपनी रोजाना की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करना और प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स को यूज करना, और हाँ, अनवांटेड पानी वेस्ट न करना। लेकिन एक बड़े स्केल पर बदलाव लाने के लिए पॉलिसीज और सिस्टमेटिक चेंज की जरूरत होती है। गवर्नमेंट रिवॉर्ड्स और रूल्स को यूज कर लोगों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज करने के लिए इनकरेज कर सकती है और कंपनीज को भी इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बना सकते हैं, जैसे कि वो अपने एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और रिसाइकल्ड प्लास्टिक का यूज करना, वाटर के यूज को कम कर देना और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना। तो ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन क्या था? दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। इसमें लोग, गवर्नमेंट और कंपनीज को शामिल होना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम आज बदलाव करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में काम कर हम हेल्थ, इकोनॉमी और एक साफ इन्वायरमेंट हासिल कर सकते हैं और इस सब को अचीव करने के लिए हम सबका साथ काम करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर उनके अंदर भी इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस जगा सकते हो और यही आपका पहला स्टेप होगा इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अर्थ खत्म हो गई तो ऐसे कौन से वो प्लेनेट्स हैं जिन पर लाइफ पॉसिबल और वहाँ पर इंसान रह सकते हैं? वेल, इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और जान लो। और हाँ, काम पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना।